interest rate, let's suppose borrowing country is United States, or world lending economy Japan. Large open economies, borrowing country and lending कंट्री. ठीक है, अब हमने यहाँ पे लैंडिंग कंट्री डायग्राम हमने बनानी है, इस तरह बनानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट जो क्रॉस होगा वो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के अबव होगा. इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट कर्व एंड सेविंग कर्व. वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट 5 ए एन बी. लेट्स सपोज ये हमारे पास कितना है, 10 बिलियन सेविंग एंड 15 बिलियन इन्वेस्टमेंट. जापान 7 billion investment and 12 billion saving. ए एन बी. ठीक है, तो इनिशियल रियल इंटरेस्ट रेट इज 5%. तो 5% यूनाइटेड स्टेट्स सेविंग इन्वेस्टमेंट डिफरेंस कितना हमारे पास, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग, दिस मीन्स बोरिंग है. तो फॉरेन बोरिंग, यूएस विलिंग टू फॉरेन बोरो कितना आपके पास डिफरेंस बिटवीन ए टू बी. तो 15 माइनस 10 5 बिलियन. तो ये 5 बिलियन क्या चीज़ है, 5 बिलियन विलिंग टू बोरो भी है, 5 बिलियन आपके पास क्या है, ट्रेड डेफिसिट भी है, और 5 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट भी. एनएफपी इज 0. 5% रियल इंटरेस्ट रेट पे जापान विलिंग टू इन्वेस्ट 7 बिलियन और विलिंग टू सेव टोटल 12 बिलियन. डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, और सेविंग इन्वेस्टमेंट से कितना ग्रेटर है, 5 बिलियन ग्रेटर है. 12 माइनस 7 5 बिलियन. तो जापान विलिंग टू लैंड कितना आपका 5 बिलियन है, और यूएस विलिंग टू बोरो कितना है, 5 बिलियन. अगर हम अज्यूम करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो ही कंट्रीज हैं, दो लार्ज ओपन कंट्रीज हैं, और इकोनॉमी वर्ल्ड आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम पर है. इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट आपके पास क्या है, 5 बिलियन है. ठीक है, तो लेट्स सपोज ये होम कंट्री है, और ये हमारे पास क्या है, फॉरेन कंट्री है. ठीक है, अब देखें, अब जापान में कोई इम्पैक्ट हो जाए या यूएस की गुड्स मार्केट में कोई इम्पैक्ट हो जाए, इम्पैक्ट मींस यूएस के सेविंग इन्वेस्टमेंट्स आपके इंक्रीज हो जाएं या जापान के सेविंग इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो जाएं, इससे क्या इम्पैक्ट होगा अदर कंट्री पे. अगर हम जापान में सेविंग को इंक्रीज करते हैं, तो जापान में अगर हम सेविंग को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सेविंग अगर इंक्रीज होगी तो जापान में लैंडिंग क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी. तो जापान में जब लैंडिंग इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि अब वर्ल्ड लैंडिंग ग्रेटर देन बोरिंग हो जाएगी, तो रियल इंटरेस्ट रेट आपका क्या होगा, पाल हो जाएगा, और जो यूनाइटेड स्टेट्स की बोरिंग है वो भी क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी. देखें, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले एक और इसको स्केच करते हैं इस डायग्राम को मोर. लेट्स सपोज वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट 3% है, और वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट आपका 7% है. अब देखें, 7% वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर, 7% वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर जापान विलिंग टू लैंड ज्यादा है, और यूएस विलिंग टू बोरो आपके पास क्या है, कम है. तो उसका मतलब क्या हुआ, 7% रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर वर्ल्ड लैंडिंग इज ग्रेटर देन वर्ल्ड बोरिंग. तो ये लैंडिंग एंड बोरिंग पावर्स वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेंगे. ये कब तक डिक्रीज होगा, जब तक वर्ल्ड लैंडिंग और वर्ल्ड बोरिंग आपके इक्वल ना हो जाए. इसी तरह इफ वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट इज 3%, अगर वर्ल्ड में रियल इंटरेस्ट रेट आपका 3% हो, तो 3% के ऊपर फॉरेन बोरिंग आपके पास क्या है, ज्यादा है, और फॉरेन लैंडिंग आपके पास क्या है,
कम है। तो फॉरेन बोरिंग ग्रेटर देन फॉरेन लैंडिंग, इसका मतलब क्या होगा कि फॉरेन लैंडिंग और फॉरेन बोरिंग पावर्स वो रियल इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। वो रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, यूएस की बोरिंग कम होती जाएगी और जापान की लैंडिंग बढ़ती जाएगी। और इक्विलिब्रियम कहाँ पर रिस्टोर होगा? इक्विलिब्रियम रिस्टोर होगा जहाँ पर फॉरेन लैंडिंग और फॉरेन बोरिंग एक दूसरे के इक्वल हो जाए। ठीक है। तो लार्ज ओपन इकोनॉमी का मतलब आपके पास क्या है कि कंट्री के डोमेस्टिक वेरिएबल्स लैंडिंग और बोरिंग को चेंज करते हैं। ठीक है। अब देखें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉरेन कंट्री के अंदर सेविंग इंक्रीज हो रही है, फॉरेन कंट्री विलिंग टू सेव मोर, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा होम कंट्री के ऊपर और फॉरेन कंट्री के ऊपर? ठीक है, इसको लिसन करें। तो सेविंग इंक्रीज इन जापान, तो जापान में जब सेविंग इंक्रीज होगी, तो ये तो आपको पता चल गया कि जापान में जब सेविंग इंक्रीज होगी तो जापान के अंदर क्या होगा? जापान की सेविंग्स हमने राइज कर दी। तो जापान में जब सेविंग इंक्रीज होगी, जापान का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट सरप्लस इंक्रीज, करंट अकाउंट सरप्लस इंक्रीज, एनएक्स सरप्लस इंक्रीज, और जापान की जो लैंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन सेविंग इन फॉरेन कंट्री। ठीक है। अब जो रेस्ट ऑफ फॉरेन बोरिंग कंट्रीज हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, होम कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा? अब फॉरेन लैंडिंग इंक्रीज होने से वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो गया? वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज हो गया, क्योंकि जापान में सेविंग बढ़ने से जापान की लैंडिंग बढ़ी है। जब यूएस की बोरिंग स्टिल आपके पास क्या है? A to B है। जब वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज होगा, तो वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से होम कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, होम कंट्री की जो बोरिंग है, पहले कितनी बोरिंग थी? पहले बोरिंग थी आपके पास A to B। अब होम कंट्री की बोरिंग क्या हो जाएगी आपके पास? ज्यादा हो जाएगी। तो होम कंट्री की बोरिंग आपके पास क्या होगी? बढ़ जाएगी। होम कंट्री की बोरिंग बढ़ने का मतलब क्या है कि होम कंट्री का जो एनएक्स का डेफिसिट है वो भी क्या हो जाएगा आपका? डेफिसिट इंक्रीज। और होम कंट्री का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो जापान के अंदर सेविंग बढ़ने से जापान पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और होम कंट्री पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? ठीक है। इसी तरह इस सिनेरियो को मैं चेंज करता हूँ, सिनेरियो को चेंज कर रहा हूँ। अब होम कंट्री में सेविंग्स इंक्रीज हो रही है और होम कंट्री क्या है आपके पास? फॉरेन बोरिंग कंट्री है। तो फॉरेन बोरिंग कंट्री में अगर सेविंग्स बढ़ेगी तो फॉरेन कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो होम कंट्री बोरिंग कंट्री है, होम कंट्री में जब सेविंग इंक्रीज होगी, दिस मीन सेविंग का शिफ्ट राइट वर्ड, होम कंट्री में बोरिंग आपके पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब होम कंट्री में बोरिंग कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि होम कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कम हो जाएगा, एनएक्स डेफिसिट आपका कम हो जाएगा। बोरिंग कम होने की वजह से रियल इंटरेस्ट रेट, वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट जब आपका डिक्रीज होगा, उससे फॉरेन कंट्री में सेविंग्स बढ़ेंगी, करंट अकाउंट सरप्लस उसका बढ़ेगा और उसकी लैंडिंग क्या हो जाएगी? और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह आप सेकंड वेरिएबल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन फॉरेन कंट्री, होम कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा? फॉरेन कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में क्या इम्पैक्ट होगा और होम कंट्री में क्या इम्पैक्ट होगा? ठीक है। देखें, इनिशियल पॉइंट 5% वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट। तो पहले हम होम कंट्री की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन होम कंट्री, और होम कंट्री अगर बोरिंग है तो क्या इम्पैक्ट होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट राइट वर्ड, इन्वेस्टमेंट कर्व राइट वर्ड जी। शिफ्ट होगा। होम कंट्री बोरिंग इंक्रीज, एनएक्स डेफिसिट इंक्रीज, करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज। ठीक है। अब होम कंट्री के अंदर बोरिंग आपके पास क्या हो गई? ये बढ़ गई है। तो फॉरेन कंट्री में बोरिंग सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोरिंग ग्रेटर देन लैंडिंग मींस वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से फॉरेन कंट्री के अंदर क्या इम्पैक्ट होगा, आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है। इसी तरह जितनी पॉसिबिलिटीज हमने स्मॉल ओपन इकोनॉमी में की थी,
वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपने लार्ज ओपन इकोनॉमी के अंदर खुद से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके पास और ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन। अब देखें, एक वर्ड होता है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट किसे कहा जाता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है? ट्विन डेफिसिट, एक डेफिसिट आपने पढ़ा था बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? टैक्स एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर देन, ये हमारे पास क्या था? बजट डेफिसिट। और जो दूसरा जो डेफिसिट अब आपने पढ़ा, वो आपने क्या पढ़ा? डेफिसिट। एक्सपोर्ट्स हमारे पास क्या हो? ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स हो। एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स का मतलब हमारे पास क्या है? ट्रेड डेफिसिट। ठीक है। अब देखें, जिन कंट्रीज का बजट भी डेफिसिट हो और जिन कंट्रीज का ट्रेड भी डेफिसिट हो, उन कंट्रीज को क्या कहा जाता है? ट्विन डेफिसिट। तो ये जो ट्विन डेफिसिट कंट्रीज होती हैं, ये ज़्यादातर क्या होती हैं आपके पास? ये ज़्यादातर आपके पास, बल्कि मोस्टली आपकी फॉरेन बोरिंग कंट्रीज होती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पाकिस्तान बोरिंग कंट्री है, पाकिस्तान कब लैंडिंग कंट्री होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान लैंडिंग कंट्री उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसका ट्विन डेफिसिट ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान का बजट भी डेफिसिट होता है और ट्रेड भी क्या होता है? डेफिसिट होता है। तो बोरिंग से लैंडिंग में मूव होने के लिए पाकिस्तान को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना बजट डेफिसिट ख़त्म करना पड़ेगा। तो बजट डेफिसिट जब ख़त्म होगा तो तब पाकिस्तान बोरिंग से लैंडिंग कंट्री के अंदर मूव हो सकता है। वरना जब तक आपका ट्विन डेफिसिट है, तब तक बोरिंग कंट्री हमेशा से क्या होगी आपके पास? फॉरेन बोरिंग कंट्री रहेगी, क्योंकि हमें अपने बजट डेफिसिट को भी कवर करना है और ट्रेड डेफिसिट को भी कवर करना है। तो हमारी जो फॉरेन बोरिंग होगी वो कभी भी आपकी कम नहीं हो सकती। तो जिन कंट्रीज़ का ट्विन डेफिसिट होता है, यानी कि बजट भी डेफिसिट होता है और ट्रेड भी डेफिसिट होता है, और पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है वो कितना आपके पास? 70 to 80% हमारा हमेशा से बजट डेफिसिट होता है। यानी कि जो टैक्स रेवेन्यू होता है, अगर 100 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है, एवरेज टैक्स रेवेन्यू 70 से अभी तक हम देखें वो 20% है। कुछ ईयर्स में 25% तक गया है। यानी कि टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ा भी है, लेकिन एवरेज आपका क्या है? बहुत कम आपका क्या है? बजट बहुत ज़्यादा हमारा क्या है? बजट डेफिसिट है। तो जो ट्विन डेफिसिट कंट्रीज होती हैं वो हमेशा से क्या होती हैं आपके पास? बोरिंग कंट्रीज होती हैं। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5। इसकी स्लाइड्स आप देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा। ये सारी चीज़ें हमने अभी कवर की, डिस्कस की थी, कि ये वाले डायग्राम अभी हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में। ठीक है। दो आपके पास लार्ज ओपन कंट्रीज थी। 6% वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट पे होम कंट्री विलिंग टू लैंड 300 बिलियन है, और फॉरेन कंट्री विलिंग टू बोरो कितना है? 100 बिलियन। तो लैंडिंग इज ग्रेटर देन बोरिंग। लैंडिंग एंड बोरिंग पावर्स वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेंगे। इक्विलिब्रियम वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट के आपका 5% पे 200 बिलियन लैंडिंग है, और 200 बिलियन आपके पास क्या है? फॉरेन बोरिंग है। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे आप बुक से आप रीड कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये क्वेश्चंस हैं, कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। लिस्ट द कैटेगरीज ऑफ क्रेडिट आइटम्स एंड डेबिट आइटम्स, ये आप कर सकते हो। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिटेल के अंदर हमने पढ़ा था। उसके बाद व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट अकाउंट बैलेंस एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो करंट अकाउंट बैलेंस का मेन पार्ट आपका क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स होता है। नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, करंट अकाउंट इंक्रीज, नेट एक्सपोर्ट डिक्रीज। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नेट एक्सपोर्ट एंड करंट अकाउंट बैलेंस। What is key difference that determines whether international transaction appear in the current account and capital and financial account? आपको मालूम है what is difference between current account and capital and financial account?
तो कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल फ्लो, इन्वेस्टमेंट फ्लो और बोरिंग एंड लैंडिंग। तो कैपिटल फ्लो और फाइनेंशियल फ्लो कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में होता है। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, इंडिविजुअल्स इनकम्स, ये कहाँ पर होते हैं आपके पास, करंट अकाउंट के अंदर होते हैं। तो इन डिफरेंसेस को आपने एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल एक गिवन है, इसमें आपने कौन सा क्रेडिट कौन सा डेबिट है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, रिव्यू क्वेश्चंस हैं। लास्ट आपका ट्विन डेफिसिट का क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा है। आपने सिंपल जैसे क्या करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपने डालना है एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, कौन सा क्रेडिट होगा कौन सा डेबिट होगा, ये आपने रिकॉर्डिंग देख के आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉल ओपन इकोनॉमी, जीडीपी आउटपुट आपका 25 है, गिवन है। गवर्नमेंट परचेजेस 6 बिलियन है। एनएफपी 0 है, एनएफपी 0 दिया हुआ है। कंजप्शन हमें गिवन है, इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, वर्ल्ड रियल इंडस्ट्री हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें इसमें मालूम क्या करना है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट फाइंड नेशनल सेविंग, फॉरेन लैंडिंग, एब्जॉर्शन एंड कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट्स, है ना, एज डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड एब्जॉर्प्शंस। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लोगे आप लोग। आप बताएं में से, फॉर ईच लेवल ऑफ वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट नेशनल सेविंग कैसे निकालेंगे। आप बताएगा में से कोई सेविंग किस तरह निकालेंगे। ओपन इकोनॉमी में सेविंग निकालना है, डिजायर सेविंग, तो किस तरह निकालेंगे। सर इन्वेस्टमेंट प्लस एनएक्स होता है ना। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट प्लस एनएक्स। इन्वेस्टमेंट गिवन है, एनएक्स हमें गिवन है कि नहीं है, एनएक्स गिवन नहीं है। और एनएक्स हमें किस तरह निकालना है, आउटपुट माइनस डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन, यानी एनएक्स हम किस तरह निकालेंगे, ये आपको हिंट भी गिवन है, अभी हमने पढ़ा था। एनएक्स हम यहाँ से निकालेंगे, यानी वाई में से माइनस हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन, सी प्लस आई प्लस जी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कर निकालना क्या है, डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन निकालना है। डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन निकालेंगे तो बाकी से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी कि वाई हमें गिवन है 25, सी प्लस आई प्लस जी फॉर ईच लेवल ऑफ वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो ईच लेवल ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग्स आ जाएगी। तो हम डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन किस तरह निकालेंगे, सी भी गिवन है, आई भी गिवन है और जी भी गिवन है। तो जी कितना आपके पास 6 है, तो वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट 5 के लिए डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन का सिंबल क्या होता है, ए। तो ए किसकी इक्वल है, सी प्लस आई प्लस जी। तो 5% में डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन क्या होगा, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 6 18। 4 में आपका क्या होगा, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 6 23। ठीक है, तो ईच लेवल ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट पे हम क्या निकालेंगे, डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शंस, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, दो शिफ्ट निकाल लिया, अब हम सेविंग निकालेंगे। तो सेविंग का मतलब क्या है, आई प्लस एन एक्स। ठीक है, अब एन एक्स क्या है, एन एक्स हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, आउटपुट में से माइनस कर देंगे डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन। आउटपुट आपका 25 है, तो 5% रियल इंटरेस्ट रेट पे हमारी डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन कितनी होगी, एन एक्स कितना होगा, 25 माइनस 18। तो 25 माइनस 18 का मतलब क्या है, 7। सर 25 माइनस 13 23, तो ये कितना होगा आपका 2 एन एक्स हो गया। ठीक है, तो 5% रियल इंटरेस्ट रेट पे सेविंग हमारी कितनी है, इन्वेस्टमेंट प्लस एन एक्स, क्योंकि एन एफ पी आपका 0 है ना, तो एन एफ पी होता तो एन एफ पी को भी हम यहाँ पर एड कर दें। इन्वेस्टमेंट आपकी 3 बिलियन है, एन एक्स आपका 7 है, तो डिजायर सेविंग 5% रियल इंटरेस्ट रेट पे क्या होगी आपकी, 3 प्लस 7 10,
4% रियल इंटरेस्ट रेट पे क्या होगी, 4 + 2 6। ठीक है, इस तरह आप बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, ये था ना, ये निकालना था। सर ये एनएक्स एक दफ़ा रिपीट कर दें सर। एनएक्स देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट एनएक्स इज द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन आउटपुट इक्वल्स टू एनएक्स, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी। आउटपुट 25 है, डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन आपने निकालना है C+I+G, है ना। फॉर ईच लेवल ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन आपके पास आ जाएगा, सिंबल ऑफ डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन इज ए। तो ए का मतलब क्या है, C+I+G हमने निकाला, यानी कि 12 + 3 + 6 कितना हो गया, ये 21 हो गया ना। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, 12 और 3 कितना हो गया आपका, 15। 15 और 6 21 हो गया ना। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा ना, ठीक है सर। 21। तो इसी तरह एनएक्स भी आपका डिफरेंट होगा, सेविंग भी आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। 21 आउटपुट 25 है, 25 - 21 आपका एनएक्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 एनएक्स है। तो सेविंग क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्लस एनएक्स। तो 3 + 4 ये आपका कितना है, 7। इसी तरह आप कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एनएक्स एंड फॉरेन लैंडिंग। तो एनएक्स और फॉरेन लैंडिंग की क्या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होती है, ये आपको मालूम है। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एनएक्स एंड फॉरेन लैंडिंग, एनएक्स इंक्रीज, लैंडिंग इंक्रीज। तो आप इसको प्रूफ करके भी बता सकते हो। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 हमने कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है, यानी कि नेशनल सेविंग क्या होती है, लैंडिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स किस तरह हमने निकाला। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 स्मॉल ओपन इकोनॉमी है। स्मॉल ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट आपका चेंज नहीं होगा। तो डिज़ायर सेविंग गिवन है हमें, डिज़ायर इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, आउटपुट हमें गिवन है, गवर्नमेंट परचेजेस गिवन है, रियल इंटरेस्ट रेट, वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट आपका गिवन है 0.03। अब फर्स्ट फाइन नेशनल सेविंग, इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट सरप्लस, एनएक्स, डिज़ायर कंजम्पशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें आपने निकालनी है। अब सेविंग इक्वेशन गिवन है ना, 10 + 100 बिलियन RW, और स्मॉल ओपन इकोनॉमी है। तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल सेविंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.03 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.03 + 10 बिलियन, हमारे पास सेविंग आ जाएगी। इसी तरह इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस हमें निकालना है। तो करंट अकाउंट का मतलब आपके पास क्या है, एनएफपी आपको गिवन नहीं है, तो एनएक्स ही आपका क्या है, करंट अकाउंट सरप्लस है। तो एनएक्स किस तरह निकालेंगे, एनएक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, एनएक्स एक्सपोर्ट भी गिवन नहीं, इंपोर्ट भी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब क्या, एनएक्स हम किस तरह निकालेंगे, वाई माइनस डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन से निकालेंगे। ठीक है, और डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें C+I+G चाहिए, और सी ये पूछ रहा है कि सी भी खुद से हमने निकालना है। ठीक है, और सी निकलेगा तो डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, कंजप्शन निकालना है सबसे पहले। तो कंजप्शन हम किस तरह निकालेंगे, कंजप्शन हम निकालेंगे, हम इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे सी से, सी को हम डिपेंडेंट बनाएंगे और यहाँ से हम कंजप्शन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास बाकी सारी चीज़ें आपको क्या, आपको गिवन होंगी। ठीक है, देखें, अच्छा देखें, इसके अंदर जो सेविंग हमें गिवन है और इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है, हमें मालूम है जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो गेप होता है वो किसके इक्वल होता है, सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका, एनएक्स होगा, है ना। तो एनएक्स हम निकाल सकते हैं किस चीज़ से, डिफरेंस बिटवीन एस माइनस आई। तो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे प्रूव किया था, और हम आज की पूरी क्लास में ये चीज़ें हम पढ़ते रहें कि सेविंग में से इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएक्स आ जाएगा।
तो NX भी निकल गया। ठीक है, इस इक्वेशन में NX भी हमारे पास है, G भी गिवन है, I भी गिवन है, Y भी गिवन है, तो हमारे पास रहता है क्या है, C रहता है। तो C को इक्वेशन किस तरफ करेंगे तो Y, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वेशन की उस तरफ होकर माइनस हो जाएंगी। यानी कि 25 में से हम I को, G को और NX को, इन तीनों को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा। तो जब कंजम्पशन हमारे पास आ जाएगा तो I भी गिवन है, G भी गिवन है, डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन हमने निकाल लिया, उसके बाद डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन निकाल लिया। डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन निकालने के बाद हम करेंगे क्या, वाई में से NX को, वाई में से डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन को माइनस करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स वही आएगा जो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट में से आया था। देखिए ये क्वेश्चन समझ में आया आपके, सॉल्व कर लोगे आप ये ले, सर दोबारा बता दें। देखिए सेविंग किस तरह निकालेंगे, आर की वैल्यू डाल देंगे हम 0.03, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.03 प्लस 10, 100 में से 0.03 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। तो 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13। तो सेविंग हमने निकाल लिया 13। इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन माइनस 100 बिलियन मल्टी 15 बिलियन माइनस 100 बिलियन मल्टीप्लाई बाय रियल इंटरेस्ट रेट, वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट 0.03, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.03, 3। तो 15 माइनस 3 हमारे पास कितना आता है, 15 माइनस 3 हमारे पास कितना आएगा, 12। तो 12 हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आउटपुट गिवन है, जी गिवन है। अब NX हमें निकालना है, तो हमें मालूम है सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, NX। तो NX हमारे पास कितना आया, 1 आया। तो NX आपका 1 आया, NFP आपका 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका करंट अकाउंट का सरप्लस है वो कितना है, वो भी 1 है। तो सेविंग निकाल लिया, इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, करंट अकाउंट सरप्लस निकाल लिया, NX निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डिज़ायर कंजम्पशन चाहिए। ठीक है, तो डिज़ायर कंजम्पशन हम कहाँ से निकालेंगे, ये इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन में हम करेंगे क्या, सी को डिपेंडेंट बनाना, तो हम करेंगे क्या, वाई में से माइनस कर देंगे इन तीनों को। किस तरह करेंगे, सी इक्वल्स टू वाई माइनस आई माइनस जी माइनस NX। तो वाई 25 है, एक माइनस किया 24 रह गया, जी 10 है। ठीक है, तो कितना रह गया, 14 रह गया। और NX आपका कितना है, NX तो हमने माइनस कर दिया ना, आई कितना है आपका 12 था। तो 25 में से माइनस कर दें 12, माइनस कर दें 10, माइनस कर दें 1, तो सी कितना आ जाएगा, नहीं देखें ये तो माइनस माइनस के ना, तो सर आपका इक्वेशन को अगर हम करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा ना, तो इसको साइन, अगर हम इसको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो सारे सारे माइनस नहीं होंगे, वरना ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब क्या है कि सी इक्वस टू वाई आपका ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, डायरेक्ट माइनस तो नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स हमें अलाउ नहीं करता, ये इस तरह होगा ना, वाई माइनस सारे ब्रैकेट में हम साथ लेकर आएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह करने ज़्यादा इजी होगा, आई प्लस, एक ही बात है इस तरह कर लें, लेकिन मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करें तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप करें और इजी आपका, आप करें देखें, आई प्लस जी प्लस NX, 12 प्लस 10 प्लस 1, कितना हो गया ये, 23। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स से प्लस माइनस ही हो रहा है, ये इतना लेट क्यों कर रहे हो आप लोग। अच्छा वाई हमें गिवन है, वाई कितना है 50,
तो 50 माइनस 27, 23 कितना हो गया? 27। ये सिंपल प्लस माइनस है, क्योंकि मुश्किल कैलकुलेशन थोड़ी बता रहे हैं, इतना लेट आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो कंजम्पशन हमारे पास कितना आ गया? 27। ठीक है, अब डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन निकालना है। तो डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन क्या है आपके पास? सी प्लस आई प्लस जी। तो 27 प्लस इन्वेस्टमेंट इज 12 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 10। तो डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन ए हमारे पास कितना आ रहा है? 49। 49 आपका ए आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप एनएक्स को निकालोगे किस फार्मूले से? y माइनस डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन सी प्लस ए प्लस जी। तो आंसर कितना आएगा? 50 माइनस 49, 1। 1। ठीक है, तो हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट से निकाला था, वो क्या आ रहा था आपका? 1 ही आ रहा था। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हमने कर लिया। अब देखें बी पार्ट क्या कहता है। Owing to a technological innovation that increase future productivity, the country desire investment rise 2 billion at each level of world real interest rate। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई है, पहले 12 थी, अब 2 बिलियन बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा आपका? 14 बिलियन। तो फॉर ईच लेवल ऑफ वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट रिपीट पार्ट ए। तो आपने पार्ट ए पहले किया था 12 इन्वेस्टमेंट से, अब आपने पार्ट ए करना है 14 इन्वेस्टमेंट में से। तो 14 इन्वेस्टमेंट होगी तो आपका एनएक्स भी चेंज हो जाएगा, डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन भी चेंज हो जाएगा, करंट अकाउंट सरप्लस भी आपका चेंज हो जाएगा। तो बी पार्ट आप कर लीजिएगा खुद ही। ठीक है, तो इसी तरह ये न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे, आप कोशिश कीजिएगा और ख़ुद से करें। जिस तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 को देख लीजिएगा। 5, ये होम कंट्री गिवन है, ये फॉरेन कंट्री गिवन है। ठीक है, देखें थ्योरी आपकी समझ में आती है तो न्यूमेरिकल्स भी आपके क्या होते हैं? इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो राइट नेशनल सेविंग इन होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री। होम कंट्री के लिए सेविंग निकालनी है, फिर फॉरेन कंट्री के लिए सेविंग्स निकालनी है। आपको मालूम है सेविंग का क्या इक्वेशन होता है। उसके बाद आपने निकालना है व्हाट इज इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट। आपने फॉरेन लैंडिंग निकालनी है होम कंट्री की, फॉरेन कंट्री की फॉरेन, एक कंट्री की फॉरेन बोरिंग निकालनी है, फिर आपने आंसर करना है वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो जो सेविंग की इक्वेशन बनेगी, जो इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन बनेगी, जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसके अंदर आर डब्ल्यू आ जाएगा। तो दोनों को आप इक्वेट कर दोगे, वहाँ से आपके पास वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट आपका ड्राइव होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, ये थे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और रिव्यू क्वेश्चंस। अब हमारे पास क्या है? एनालिटिकल क्वेश्चंस। देखें फर्स्ट क्वेश्चन, explain how each of the following transaction were enter US balance of account, discuss only a transaction describe। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन गिवन है आपने सिंपल बताना है, इंपोर्ट कौन सा हो रहा है, एक्सपोर्ट कौन सा हो रहा है। यूएस की बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यूएस गवर्नमेंट सेल F-16 फाइटर प्लान टू फॉरेन गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है ना। तो एक्सपोर्ट होने का मतलब क्या है? करंट अकाउंट के अंदर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। एक्सपोर्ट मीन फॉरेन करेंसी इनफ्लो, करंट अकाउंट में आपका क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, तो इसी तरह बाकी ये ट्रांजेक्शन्स हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहाँ रिकॉर्ड होगा, प्लस होगा माइनस होगा, करंट अकाउंट का पार्ट है या कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरह ये पार्ट 2 है। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। How would each of the following affect national saving, investment and current account balance and real interest rate in large open economy। ठीक है, तो एक लार्ज ओपन इकोनॉमी के अंदर आपने ये एक्सप्लेन करना है। अभी हमने किया था लार्ज ओपन इकोनॉमी है, और अब ये आपसे क्या बता नहीं रहा कि लार्ज ओपन इकोनॉमी बोरोइंग है या लैंडिंग है। तो आपने
दोनों केसेस बताने हैं कि लार्ज ओपन इकोनॉमी अगर बोरिंग होगी तो इनका क्या इम्पैक्ट होगा और लैंडिंग होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही डायग्राम आपने बनानी है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अगर लैंडिंग इकोनॉमी है तो ये वाली डायग्राम है, बोरिंग है तो ये डायग्राम है। सिर्फ एक कंट्री के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। तो पहला आपके पास क्या है, इंक्रीज इन डोमेस्टिक विलिंग टू सेव। डोमेस्टिक आपकी कंट्री के अंदर सेविंग्स बढ़ रही हैं, तो सेविंग बढ़ने से उस कंट्री की सेविंग पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा और करंट अकाउंट बैलेंस पे क्या होगा। ठीक है, तो लार्ज ओपन इकोनॉमी है। अगर वो लैंडिंग इकोनॉमी है तो इसका मतलब क्या है, सेविंग बढ़ेगी तो उसकी लैंडिंग बढ़ेगी, करंट अकाउंट का जो सरप्लस है वो क्या होगा, राइज होगा, और वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट आपका क्या होगा, फॉल होगा। ठीक है, और अगर बोरिंग कंट्री है और सेविंग बढ़ रही है, तो लार्ज ओपन इकोनॉमी अगर बोरिंग कंट्री है तो इसका मतलब क्या है, सेविंग बढ़ेगी, उसकी बोरिंग कम होगी, करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट पे क्या होगा कि बोरिंग कम हुई है, इसका मतलब क्या है कि लैंडिंग तो सेम ही होगी, तो बोरिंग लेस देन लैंडिंग, वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट फॉल। ठीक है, तो ए पार्ट है, इसी तरह बी पार्ट है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपने एक साथ ही दोनों कंट्रीज को एक्सप्लेन करना हो। ठीक है, सर तो टेम्पररी इंक्रीज इन फॉरेन गवर्नमेंट परचेजेस, अब इसमें आपने बताना है कि फॉरेन गवर्नमेंट की परचेजेस बढ़ने से क्या इम्पैक्ट होगा। तो फॉरेन गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ने का मतलब क्या है कि जब भी फॉरेन गवर्नमेंट की परचेजेस बढ़ेंगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपकी कंट्री में सेविंग्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेविंग कम होने से क्या इम्पैक्ट होगा, अभी आपने आंसर करना है। अगर आपकी कंट्री बोरिंग है, सेविंग कम होने से क्या होता है, आपकी कंट्री लैंडिंग है तो सेविंग कम होने से क्या इम्पैक्ट होगा, किन पे क्या इम्पैक्ट होगा, डिजायर इन्वेस्टमेंट एंड करंट अकाउंट बैलेंस एंड वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट। यस जी, क्या क्वेश्चन किया आपने। सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर होम कंट्री की सेविंग इंक्रीज होती है तो फॉरेन कंट्री पे क्या इसका फर्क पड़ता है, जैसे ये तो भी यूएस हम की अगर इंक्रीज होगी तो। अभी तो हमने इसको डिस्कस किया था ना, रिकॉर्डिंग के अंदर आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर सिर्फ आपने एक ही कंट्री के बारे में बताया था ना, लेकिन एक कंट्री के बारे में ये नहीं बताया कि वो कंट्री लैंडिंग है या बोरिंग। तो आपने होम कंट्री को लैंडिंग एज्यूम करके भी बताना है, उसके बाद बोरिंग एज्यूम करके भी बताना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि होम कंट्री में सेविंग बढ़ जाए तो फॉरेन कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो होम कंट्री में जब सेविंग बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, होम कंट्री की बोरिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। होम कंट्री की सेविंग बढ़ने से होम कंट्री की बोरिंग कम हो जाएगी, तो बोरिंग कम होने से वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जब वर्ल्ड रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो फॉरेन कंट्री की जो लैंडिंग है वो क्या हो जाएगी, वो इम्पैक्ट करेगी, फॉरेन कंट्री की लैंडिंग क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा एनालाइज द इफेक्ट ऑन लार्ज ओपन इकोनॉमी, टेम्पररी एडवर्स सप्लाई शॉक, इट ओनली फॉरेन इकोनॉमी। तो फॉरेन इकोनॉमी तो सारे क्वेश्चंस इजी आपके, आप इनको हिट कर सकते हो, किसी को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8।